ओके, तो आज हम लोग जो टीसीपी को जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। ओके, सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले जो सेंडर और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर में जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि सेंडर एक पैकेट सेंड करता है एंड देन रिसीवर उसे एक्नॉलेज करता है। ओके, सो अगर रिसीवर एक्नॉलेज नहीं करेगा तो सेंडर नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा। ओके, सो थिंग्स वर्क लाइक दैट। सेंडर ने एक पैकेट भेजा, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज किया एंड देन सेंडर जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो सेंडर दूसरा पैकेट भेज सकता है, रिसीवर उसे एक्नॉलेज करता है। ओके, सो नाउ जैसे मैंने एक आपको यहाँ पर एक सिनारियो के साथ एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था आपको कि सपोज दैट सेंडर ने एक डेटा सेंड किया एंड देन रिसीवर ने जो डेटा भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। ओके, सो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया समहाउ। सो नाउ क्योंकि एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वो एक्नॉलेजमेंट ट्रिगर्ड है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सेंडर को तो सेंडर अगला पैकेट नहीं भेजेगा। ओके, सो नाउ हाउ वी विल डील विद दिस सिचुएशन। क्वेश्चन 1। सो इसका आंसर आप लोगों ने सोचा क्या होगा, क्या होना चाहिए? Quickly, if somebody is able to tell. ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम एक टाइमर सेंडर साइड पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिस्कशन है ये टीसीपी के डिस्क में भी हेल्पफुल होगा, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इन डिटेल। सो नाउ वी नीड टू मेक ए प्रोविजन ऑफ द टाइमर। ओके, सो टाइमर में क्या होगा कि टाइमर कैसे वर्क करेगा कि 1 मिनट 1 मिनट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिप्लॉय ए टाइमर एंड टाइमर का क्या काम होगा? टाइमर का काम होगा कि इट विल ट्रिगर ए पैकेट ट्रांसमिशन। ओके, एक्चुअली रीट्रांसमिशन ट्रिगर होगा। सो इसमें सेंडर जैसे ही पैकेट ट्रांसमिट करेगा सेंडर विल पुट ए टाइमर। ओके, एंड टाइमर विल स्टार्ट काउंटिंग। ओके, सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि टाइमर कितने समय तक काउंट करे और जैसे ही टाइमर एक्सपायर हो सेंडर रीट्रांसमिशन कर दे। सो नाउ हमने सेंडर साइड एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया कि सेंडर अपना एक टाइमर इंट्रोड्यूस करेगा एंड टाइमर जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा और उससे के एक्सपायर होने से पहले अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, एक पैकेट को रीट्रांसमिट कर देंगे। ओके, सो नाउ टाइमर बेस्ड रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में गए हो गए आपने क्यों ज़रूरत है हमें इस प्रॉब्लम की, या सॉरी इस मैकेनिज्म की? क्योंकि अगर समहाउ एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस्ट हो जाता है या हमारा पैकेट भी लॉस्ट हो जाता है ना, तो उस केस में रिसीवर से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने वाला है। ओके, सो वी विल नॉट बी एबल टू नो, दैट मीन्स सेंडर विल बी एबल टू नो कि एक्चुअली पैकेट पहुंचा था या नहीं पहुंचा था या फिर एक्नॉलेजमेंट मिसिंग हो गया था। ओके, तो दोनों जो सिचुएशन है कि पैकेट लॉस्ट हुआ था या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ था, इन दोनों में कोई भी डिस्टिंग्विश सेंडर नहीं कर सकता क्योंकि सेंडर रिसीवर के बारे में नहीं जानता ना, रिसीवर इज एट रिमोट प्लेस एंड अगर रिसीवर कुछ नहीं बता रहा है तो दोनों में से कोई सी भी एक सिचुएशन हो सकती है और सेंडर के लिए ये मुश्किल है डिटरमाइन करना। तो हम क्या करते हैं, फिर ब्लाइंडली टाइमर सेंडर के साइड एक स्टार्ट कर देते हैं और अगर एक विद इन टाइम आंसर रिसीवर से नहीं मिलता है तो मान लेता है सेंडर कि पैकेट या एक्नॉलेजमेंट में से कोई भी लॉस्ट हो चुका है, तो इसलिए पैकेट को रीट्रांसमिशन कर दो। ओके, इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंडर को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो रीट्रांसमिशन उसे करना पड़ रहा है वो किस वजह से करना पड़ रहा है, क्या पैकेट लॉस्ट की वजह से हुआ है या एक्नॉलेजमेंट के वजह से हुआ है, बट स्टिल पैकेट रीट्रांसमिशन नीड टू बी डन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन आ रहा जो था टाइमर का टाइम कितना होना चाहिए। तो टाइमर का टाइम आप देख सकते हैं हम कितना रखें अप्रोक्सीमेटली, लॉजिकली रीजनेबली अगर आप सोचें तो पैकेट के जाने का टाइम और एक्नॉलेजमेंट के आने का टाइम, इसे हम बोलते हैं आरटीटी। सो आप टाइमर का जो टाइम है लगभग 1 आरटीटी या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स।
सो एटलीस्ट 1 RTT टाइम होना चाहिए, एक RTT टाइम आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि डेटा पहुंचेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम लगता है ना, डेटा के पहुंचने में और एक्नॉलेजमेंट आने में, तो ऑलमोस्ट मिनिमम टाइम आपको एक RTT के बराबर रखना पड़ेगा। हालांकि RTT को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और RTT टाइम के साथ वेरी करता है। सो वी नीड टू डिराइव ए फॉर्मूला टू हैव ए एस्टिमेट ऑफ RTT। सो समटाइम्स जनरली हम टाइमर में 2 RTT ले लेते हैं, ठीक है। सो एक RTT की वैल्यू बहुत केयरफुली हमें चुनना होती है कि टाइमर का जो टाइम आउट है वो बहुत केयरफुली चुनना पड़ता है, एंड वो जनरली RTT का फंक्शन होता है। ओके, सो नाउ टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। नाउ अब देखते हैं कि क्या कोई और प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो स्टिल वन प्रॉब्लम इज देयर। नाउ सपोज दैट कि आपने, लेट मी रीड्रॉ अनदर डायग्राम। ये सेंडर है जो कि अब टाइमर स्टार्ट कर सकता है। ओके, पहले टाइमर का हमने कॉन्सेप्ट हमने मान लिया है कि रिसीव टाइमर विल बी देयर, दिस इज रिसीवर। सो सेंडर सेंड्स 1 पैकेट ना, and the receiver acknowledges that packet, but what happens? This acknowledgement is lost. I am just writing cross, so cross का means acknowledgement is lost. That means sender receiver ने डेटा तो मिला था receiver को, but ये acknowledgement lost हो गया। Now acknowledgement lost होने पर now what will happen? यहाँ से आपने टाइमर स्टार्ट किया होगा। so let's say एक टाइमर स्टार्टेड है। so I am just writing creating a circle that is representing a timer, और टाइमर अपनी काउंटिंग करेगा, और यहाँ पे RTT जैसे ही आएगा, एक RTT जो भी टाइम आउट इंटरवल होगा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, इतने डिस्टेंस का इंटरवल है, दिस इज द टाइमर इंटरवल, और जैसे ही टाइमर इंटरवल एक्सपायर होगा, सेंडर क्या करेगा, इस पैकेट का रीट्रांसमिशन कर देगा डेटा। ओके, नाउ अब रीट्रांसमिशन कर दिया, तो अब रिसीवर के सामने एक प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। वो क्या? रिसीवर के लिए ये डिफिकल्ट है जानना कि ये जो डेटा है ये नया है या ओरिजिनल का ही मतलब रीट्रांसमिशन है पिछले ही डेटा का। सो इस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो इस सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमने बात की थी सीरियल नंबर, पैकेट को सीरियल नंबर देना पड़ेगा, है ना। जब तक सीरियल नंबर नहीं होगा तो नया डेटा क्या है, पुराना डेटा क्या है, रिसीवर विल नॉट एबल टू नो। सो दैट मीन्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस सीरियल नंबर। सो जनरली हमें इसमें एक यहाँ पे लेट से हम सीरियल नंबर 0 दे देते हैं, और एक्नॉलेजमेंट में भी हम सीरियल नंबर डालेंगे, सो दैट एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बताएगा कि ये एक्नॉलेजमेंट किस पैकेट का है। सो जनरली हम एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या करते हैं, इस पैकेट का नंबर नहीं, जिस पैकेट को हमें मिला है हम उस पैकेट को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। व्हाट वी रिक्वायर दैट कि रिसीवर विल टेल कि उसे कौन सा पैकेट चाहिए। तो हमारे पास जो है ना 2 डिफरेंट सीक्वेंस नंबर हैं, 0 और 1 इस केस में, है, क्योंकि हमें 2 ही पैकेट, क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में एक ही पैकेट हमें ट्रांसमिशन करना पड़ता है। अगला ट्रांसमिशन तभी होता है जब एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो हमें 1 बिट के सीरियल नंबर से काम चल जाता है। ओके, सो 0 सीरियल नंबर दे दिया हमने, और रिसीवर ने एक्नॉलेज कर दिया AC1। ओके, नाउ अगर ये रीट्रांसमिशन है तो यहाँ 0 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 0 आता है इसका मतलब रिसीवर समझ जाएगा कि ये रीट्रांसमिशन है, क्योंकि इस समय अब रिसीवर किस पैकेट के लिए वेट कर रहा है, पैकेट 1 के लिए, पैकेट विद सीरियल नंबर 1। लेकिन अगर पैकेट विद सीरियल नंबर 0 मिल रहा है तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये रीट्रांसमिशन है। सो दिस इज अ रीट्रांसमिशन, तो रिसीवर विल बी एबल टू नो रीट्रांसमिशन, और वो फिर से क्या करेगा, AC1 भेज देगा। और होपफुली अब हो सकता है नेटवर्क की कंडीशन सुधर गई है और AC1 जो है ना रिसीवर को मिल जाएगा टाइमर के एक्सपायर होने से पहले। जब भी रीट्रांसमिशन किया फिर से टाइमर स्टार्ट होगा, ये टाइमर खत्म का पेज आएगा और नया टाइमर स्टार्ट होगा। ओके, सो AC1 आ गया। अब AC1 सक्सेसफुली आ गया है ना। तो
अब ACK 1 डेटा 1 कैन बी सेंड, रिसीवर कैन सेंड डेटा 1, और जब डेटा 1, अब मान लेते नेटवर्क की कंडीशन ठीक है, इसने अब ये क्या सेंड करेगा, ACK 0। सो ACK 0 का मतलब क्या है, आई हैव रिसीव्ड डेटा 1, नाउ आई एम वेटिंग फॉर डेटा 0, एंड नाउ इट कैन सेंड डेटा 0, डेटा 1, डेटा 0, डेटा 1, एक्नॉलेजमेंट। इस तरीके से इनके बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा। ओके, सो नाउ दिस थिंग्स विल वर्क परफेक्टली फाइन। नाउ चूँकि आप इसमें देख रहे हैं कि हम जो ना रीट्रांसमिशन कर रहे हैं, रीट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, अपने आप आपके एक्नॉलेजमेंट से ट्रिगर हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट अपने आप इंडिकेट कर दे रहा है कि रीट्रांसमिशन करना है या नहीं करना है। सो ये जो प्रोटोकॉल है इसे हम बोलते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। तो पिछला बिना सीक्वेंस नंबर जो जिसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है, नॉर्मल पैकेट जिसमें रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म नहीं होता है, उसे हम सिंपली स्टॉप एंड वेट कहते हैं। और जहाँ ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जहाँ रीट्रांसमिशन होता है दैट इज कॉल्ड ARQ। सो स्टॉप एंड वेट ARQ। तो ये जो प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया था अभी, दैट इज स्टॉप एंड वेट ARQ। सॉरी, ARQ स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। RQ का मतलब है रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ से Q लिया गया है, R नहीं लिया गया। ऑटोमेटिक रिपीट और रिक्वेस्ट का ये Q लिया है, इसलिए ARQ है। ओके, सो ये जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, इट कैन वर्क परफेक्टली फाइन, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन या चैनल यूटिलाइजेशन है वो पुअर है। चैनल यूटिलाइजेशन इज पुअर। वाई पुअर? पुअर इसलिए है कि व्हेनेवर इट सपोज आप एक पैकेट सेंड कर रहे थे, यू सेंड ए पैकेट, लेट्स से डेटा 0 आपने सेंड किया, इट इज सेंडर, इट इज रिसीवर, now receiver will send the acknowledgement। so आप जो है ना केवल एक पैकेट सेंड कर रहे हैं, एंड देन इतने टाइम तक, यहाँ से पैकेट सेंड करने के बाद इतने टाइम तक रिसीवर सेंडर इज आइडल, इट इज नॉट सेंडिंग एनीथिंग, है ना। एंड यहाँ पर केवल ACK आ रहा है, ACK 1 इस ड्यूरेशन में। So now what could have been done कि आप सेंडर के इस समय जब आप सेंड कर रहे हैं, देन सेंडर इज सिटिंग आइडियल, सेंडर इज नॉट सेंडिंग एनीथिंग, बट सेंडर could have sent more packets also। okay, sender could have sent more packet, but it is only sending one packet, and sender is silent, and receiver process करता है, and then receiver is sending acknowledgement। so आप एक RTT में टाइम में, 1 RTT टाइम में only 2 पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, only 2 packets are being transmitted। so let's take an example। अगर आप इसमें चैनल यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, so suppose that सेंडर और रिसीवर जो है, this is some sender and this is some receiver, and मान लीजिए ये जो है दोनों कनेक्टेड हैं 1 Gbps की लिंक से। तो ये जो लिंक है वो कैसी है, 1 Gbps की, मतलब 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो गीगाबिट्स मतलब 10⁹ बिट्स पर सेकेंड इस लिंक से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड में। नाउ अज्यूम करिए कि नाउ
सेंडर इज जो पैकेट भेज रहा है, लेट से एक पैकेट जो है ना उसका साइज है 1 KB का। सेंडर का पैकेट का साइज कितना है 1 KB। ओके, एंड आप इसमें अज्यूम कर यू नीड टू ऑल्सो कंप्यूट द ट्रांसमिशन टाइम, एंड सो ट्रांसमिशन टाइम ही आपको निकालना है, प्रोपगेशन डिले भी हम निकालना पड़ेगा हमको इसमें। सो आप अगर देखें तो इस लाइन लिंक पर ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा, 1 Gbps की लिंक पर 1 KB के पैकेट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा, कैन यू कंप्यूट? देखिए मैंने आपको R दे दिया है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है बताओ जल्दी से, फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं हम यूनिट 1 में। L/R, ये आपका L है। 1 KB का मतलब कितना हुआ, 10⁻3 10⁻9, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड, या एक का ये आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 माइक्रोसेकंड। सो आपको 1 KB का पैकेट ट्रांसमिट करने में 1 माइक्रोसेकंड लगते हैं। नाउ अज्यूम करिए ये जो लिंक है इसका लेट्स अज्यूम दिस लिंक, जो लेंथ है लिंक की, लेट्स से इट इज D = 1000 किलोमीटर। ओके, ये जो लिंक है दोनों के बीच में, इसकी जो लेंथ है दैट इज 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर से, सो अब इसका प्रोपगेशन टाइम कितना हो जाएगा इस लिंक का, सेंडर से रिसीवर के बीच में, TP अगर प्रोपगेशन टाइम है तो क्या होता है, D/V, V इज द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल, D कितना है 1000 किलोमीटर। सो इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो मीटर के लिए कितना हो जाएगा, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेलोसिटी अगर हम इसमें लाइट की वेलोसिटी मान लें, इस सिग्नल में, इस मीडियम में के सिग्नल जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, जल्दी से, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ऊपर कितना हो गया 10⁻6, नीचे 3 × 10⁸। सो क्या बचा, (10⁻3). सो आपको ये जो है -2, हम इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर, तो इसको मैं क्या करता हूँ 10/3 × 10⁻³ कर देता हूँ। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सो 10/3 कितना हो गया 3.33 × 10⁻³ सेकेंड, इतने हो गया। मतलब मिली सेकेंड में अगर आप देखें तो 3.33 मिली सेकेंड हो जाएगा, या ये कहिए 3.33 मिली सेकेंड। ये हो गया आपका प्रोपगेशन टाइम। ओके, सो हम अगर मान लीजिए हम प्रोसेसिंग टाइम को नेग्लिजिबल भी मान लें, ओके, तो RTT कितना होगा इस लिंक पर, या ये कहिए जो टोटल टाइम है पैकेट को जाने और उसके एक्नॉलेजमेंट आने का टाइम निकालें आप। सो लेट मी कम बैक टू द टाइमलाइन डायग्राम।
सो ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। सेंडर ने क्या किया, एक पैकेट भेजा। सो ये जो पैकेट है इसको ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगने वाला है, 1 माइक्रोसेकंड, या ये कहिए सेकंड्स में हम आ जाते हैं एक्चुअली। ओके, सो कितना था, 10⁻⁻6 सेकंड आपको ट्रांसमिट करने में लगे। ये पैकेट को ट्रांसमिट किया आपने, सो जो भी जहाँ से स्टार्ट किया 10⁻⁻6 आपको ट्रांसमिशन में लगा, एंड देन 3 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको लगा ट्रांसमिशन के बाद प्रोपगेशन में टाइम। सो टोटल टाइम के यहाँ से ट्रांसमिशन, सो पैकेट कितने टाइम पर यहाँ पहुँच जाएगा रिसीवर साइड पर, ये दोनों टाइम को ऐड कर लीजिए, 10⁻⁻6 सेकेंड प्लस 3.33 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। ओके, कैन यू ऐड बोथ द टाइम्स? आप दोनों टाइम का एडिशन कर सकते हैं, सेम यूनिट में निकाल के जल्दी से मुझे बताओ, दोनों टाइम्स को सेकंड्स में सेम यूनिट में या सेम तरीके से कन्वर्ट करके मुझे बताओ ज़रा। और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जब इतना पैकेट जो टाइम इसको लग रहा है वो टाइम यहाँ भी लगेगा, तो इसका रफली डबल टाइम जो है आपको लगने वाला है आरटीटी के तौर पर। निकाला किसी ने? चलिए आप निकालते रहिएगा, मुझे अपना चैनल यूटिलाइजेशन बताना है। तो 3.31 हम चाहें तो इसको टाइम को इग्नोर कभी कर सकते हैं, केवल इसको ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड आपको जोड़ना है इसमें, ये टाइम मिली सेकेंड में है, और माइक्रोसेकंड जो है टाइम बहुत छोटा होता है, तो अगर हम मिली सेकेंड भी ले लें तो दैट इज़ द टाइम, और इसका डबल कर लीजिए, तो 6 मिली सेकेंड समथिंग मान लीजिए आप, 7 मिली सेकेंड ले लीजिए टोटल टाइम डबल करके। तो एक्चुअली देखिए जो टोटल टाइम है, चैनल यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, चैनल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है या बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ये होता है कि कितने टाइम आपने टोटल ट्रांसमिशन किया। सो ट्रांसमिशन टाइम अपॉन जितने टाइम तक आपने चैनल को एंगेज रखा। टोटल टाइम आरटीटी तक आपने एंगेज रखा, आरटीटी ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ना, ये आरटीटी। ट्रांसमिशन टाइम आपका बहुत छोटा सा था, तो ट्रांसमिशन टाइम आपका कितना था इस लिंक का, ये निकाला था हमने 1 मिली सेकेंड है, सॉरी 10⁻⁻6 सेकेंड। तो ऊपर जो टाइम है 10⁻⁻6 सेकेंड आपने चैनल को एक्चुअली यूज किया, और चैनल को एंगेज कितना रखा, आरटीटी, एक आरटीटी, क्योंकि जो है ना आप इस जब तक पैकेट अगला पैकेट आप तब तक ट्रांसमिट नहीं करते जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है। और आरटीटी कितना हो गया, इन दोनों टाइम का सम,
टी प्लस, तो नीचे जो आएगा वो आएगा 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन टाइम, है ना, क्योंकि आपको 2 बार प्रोपगेशन टाइम लग रहा है हालांकि, और 1 बार ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है। सो एक काम कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे कर लीजिए 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम। सो 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -6 प्लस प्रोपगेशन टाइम कितना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ये मैंने कितना लिख दिया, ये -3 था, नॉट 6। सर वो 2 है उसमें? हाँ 2 है, सॉरी 2 है। इसको सॉल्व तो करिए, एक काम करिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ भी 10 टू द पावर -6 बना लीजिए, फिर 6 माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। सो जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है वो एक्चुअली बहुत मतलब बहुत पुअर आएगा, परसेंटेज में आएगा, एक नंबर आएगा 0.00 समथिंग इस तरीके से, या बहुत स्मॉल नंबर आएगा। सो दैट मीन्स 1% से का भी 100वां पार्ट जो है आपका चैनल यूटिलाइजेशन आएगा। दैट मीन्स चैनल यूटिलाइजेशन 1% भी नहीं है। सो दैट मीन्स दिस प्रोटोकॉल विल गिव यू द पुअर चैनल यूटिलाइजेशन। कंप्यूट कर लेना आप लोग, बट दिस चैनल यूटिलाइजेशन विल बी वेरी वेरी पुअर। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम चैनल यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम 1 Gbps की लिंक ले रहे हैं। जब हम 1 सेकंड में, अगर आप ऐसे ही देख लीजिए कि जब आप इस लिंक से 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 बिट्स पर सेकंड भेज सकते हो, लेकिन हम इस इतने टाइम में हम इतनी बिट्स भेज ही नहीं पाएंगे, 1% भी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम 1% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो 10 टू द पावर 9 बिट्स का 1% कितना होगा, 1%। मतलब अगर हम देखें 1% 10 टू द पावर 9 का कितना होगा, 10 to the power 7 सर। 1% ऑफ 10 टू द पावर 9, 1% ऑफ 10 टू द पावर 9 कितना, 10 to the power 7. 10 टू द पावर 7 कैसे, 1/100 रहेगा ना सर, तो 100 से कट जाएगा, 1/10 to the power 2 लिखेंगे ना, इंटू 10 to the power 9, तो 2 से 9 कटेगा। 1% ऑफ 10 टू द पावर 9 कितने, ये बिट्स हमें निकालना है आपको, कितना आएगा। सो ऐसे करेंगे, 100 में से जो इस्तेमाल कर रहे हो आप वो 1 बिट यूज़ कर रहे हो। जब 100 बिट्स हैं तब आप 1 बिट ट्रांसमिट कर रहे हो, तो 1 बिट है तो 1/100 है ना। जब 10 टू द पावर 9 बिट्स हैं तो 1/100 इंटू 10 टू द पावर 9, सो 10 टू द पावर 7। और कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? ठीक है सर। सो इतनी बिट्स हम जो है ना इसमें ट्रांसमिट कर पाएंगे, 10 टू द पावर 7 बिट्स 1 सेकंड में। हालांकि ये तो 1% यूटिलाइजेशन है, जब आप देखेंगे इसमें तो यूटिलाइजेशन आपका 1% नहीं आएगा, तो चैनल यूटिलाइजेशन आएगा 0.001% से भी कम आएगा।
सो 1% यूटिलाइजेशन भी बहुत पुअर यूटिलाइजेशन माना जाता है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो ना आपके बैंडविड्थ को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करता है। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं लिया, हम लोग पहले से सोच समझ के मैं एग्जांपल ले रहा तो बड़ा बेटर होता, बड़ा एग्जांपल ले लिया है तो कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है। यू कैन फाइंड आउट ए गुड एग्जांपल इन बुक। ओके, सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द चैनल यूटिलाइजेशन। तो चैनल यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि डिले इनटू बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है चैनल का, उसके बराबर बिट्स हमेशा पाइप में होना चाहिए, चैनल में होना चाहिए। सो डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमें गाइड करता है कि हमें कितना डेटा जो है ना ट्रांसमिट करना चाहिए पैरेलली। सो एक्चुअली कहने का मतलब ये हमें क्या पाइपलाइनिंग इस्तेमाल करना है, पाइपलाइनिंग। और ये जो पाइपलाइनिंग है उसे चैनल गाइड करता है। नाउ डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सपोज आप एक चैनल को एक पाइप की तरह देखिए, ये एक पाइप है, ठीक है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, अब मान लीजिए आप इस पाइप से पानी क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपका पाइप अगर आधा भरा होता है लगभग इतना, हर टाइम इससे वाटर फ्लो हो रहा है रेगुलरली, कंटिन्यूसली, और इतना भरा रहता है, तो आपका यूटिलाइजेशन कितना होगा इसका पाइप का? 50% लगभग, आधा मैं बोल रहा हूँ, जब पाइप का ये जो हाइट है यहाँ तक आधा फुल होता है, तो दैट विल बी 50% यूटिलाइजेशन, है ना। अगर ये 25% भरा हुआ है, हमेशा लगातार 25% भरा रहेगा, तो 25% यूटिलाइजेशन होगा, है ना। सो ये पाइप का आप यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे? पाइप का वॉल्यूम जो है ना, जो फुल वॉल्यूम है वो होना चाहिए आपका भरा हुआ है। सो कितना वॉल्यूम है, आप हमेशा पानी इसमें कितना है, इसके वॉल्यूम के बराबर पानी रहेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन उतना ही होगा एवरी टाइम। तो अगर वॉल्यूम हाफ यूज हो रहा है आपका, तो चैनल का यूटिलाइजेशन 50% है, वॉल्यूम फुल है तो 100% हो जाएगा। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें पाइप के लिए भी इस्तेमाल करना है। नाउ अज्यूम करिए यही आपका एक चैनल है। सो ये चैनल हमेशा अगर फुल रहेगा, ये चैनल अगर हमेशा फुल रहेगा, तो आपका चैनल यूटिलाइजेशन फुल रहेगा, कंप्लीट रहेगा। 100% चैनल यूटिलाइजेशन का मतलब है ये चैनल आपका कंप्लीटली बिट्स से भरा होना चाहिए, मतलब इट से जो बिट्स फ्लो हो रही हैं, सो दिस चैनल विल बी ऑलवेज फुल, है ना। दिस चैनल विल बी ऑलवेज फुल, तो आपको फुल यूटिलाइजेशन मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पाइप को हिसाब से समझिए, अगर ये एक पाइप है, वाटर पाइप है, और इसमें ये जो फुल है, इसका फुल यूटिलाइजेशन कब होगा? जब पाइप हमेशा पूरा भरा रहे, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है तो फुल होकर के फ्लो करे। दैट मीन्स अब इसमें फुल होने का मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है उतना इसमें पानी रहे, क्योंकि इसमें उतना ही वाटर आ सकता है जितना वॉल्यूम हो। पाइप में पाइप का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी इसमें से क्रॉस कर सकता है, वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं कर सकता, हाँ कम कर सकता है बट ज़्यादा नहीं कर सकता। सो जो पाइप का जो साइज है, जो वॉल्यूम है, दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स कि कितना 100% यूटिलाइजेशन कम मिलेगा आपको। तो फुल वॉल्यूम आप कर लीजिए, तो इसमें अगर फुल वॉल्यूम के बराबर पानी है तो आपका यूटिलाइजेशन 100% होगा। अब पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका? ये एरिया है ना, पाइप क्या है आपका एक, विच काइंड ऑफ शेप इज दैट? है सिलेंडर। गुड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इतना जो फुल वॉल्यूम जो है ना इतना रहेगा, तो ये फुल रहेगा। नाउ अब इसी को थोड़ी देर के लिए चैनल अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम इट एज ए चैनल, ये आपका एक चैनल है। ओके, सो चैनल में ये जो है डिस्टेंस, इसे आप बोल सकते हैं टीपी, प्रोपगेशन, या ये कहिए डिस्टेंस, है ना। अब आपको इसे बिट्स से फॉलो करना है, यू नीड टू मेक इट फुल बाय बिट्स। सो ये जो है पाइप का जो ये जो साइज है, इसे हम बैंडविड्थ बोल सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है कितनी बिट्स इसमें एंटर कर सकते हैं एक साथ, इसे एक सेक्शन में,
take it as a cross section, so it represents how much bits can go simultaneously. ऐसे ऐसे एक बिट यहाँ से जा रही है, एक बिट ऐसे जा रही है, एक बिट ऐसे जा रही है, एक बिट ऐसे जा रही है, एक बिट ये जा रही है। ओके, इस क्रॉस सेक्शन लीजिए, सो इट्स बिट्स जो फिल हो रही हैं, दीज आर द बिट्स, है ना। इसका एक एज्यूम कर लीजिए, वेरी फाइन कट लगाया आपने, एक कट निकाल लिया इसका बेलन से, सो सर्किल मिलेगा आपको एक, है ना। इस सर्किल में बिट्स हैं इसके हाइट के बराबर, या ये कहिए इसके एरिया के बराबर, जितना इसका एरिया है उसमें बिट्स आपकी फील्ड हैं। सो ये जो ना बैंडविड्थ कहलाती है एक्चुअली, इसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ये जो ना इट इज इक्वलेंट टू बैंडविड्थ। और अब कितनी बिट्स इसमें साथ में आ सकती हैं, बैंडविड्थ इनटू ये जो डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप वाइट को जो क्या कहते हैं, एक बिट को पानी के एक एटम के बराबर मान लें, है ना, तो वही पाइप का वॉल्यूम के बराबर जैसा ही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, अज्यूम कर रहे थे कि एक जो क्रॉस सेक्शन है उसमें बिट्स इतनी फिल हो सकती हैं एक बैंडविड्थ के बराबर, तो जो टोटल जो बिट्स हैं वो कितनी आएंगे, बैंडविड्थ इनटू यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल करने में जो बिट का टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड डिले। सो बैंडविड्थ इनटू डिले प्रोडक्ट एक तरीके से चैनल का वॉल्यूम, आपको जैसे पाइप का वॉल्यूम होता है उसी तरह चैनल का वॉल्यूम बताता है। सो डिले इनटू बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है, ये इंडिकेट करता है कि आप चैनल में कितनी बिट्स हमेशा मतलब फ्लो हो सकती हैं एक साथ या अवेलेबल रहेंगे। जैसे वाटर से फिल हो जाता है ना, ऐसे बिट्स से फिल करने के लिए पूरे आपके पूरे चैनल को फिल करना है आपको, तो बैंडविड्थ इनटू डिले प्रोडक्ट के बराबर बिट्स जो ना ट्रांसमिट करना पड़ेंगे। बैंडविड्थ क्या बताती है कि चैनल में आप एक सेकंड में कितनी बिट्स एंटर करा सकते हो, है ना। सो दैट इज द जस्ट इंडिकेशन ऑफ द बैंडविड्थ। हालांकि आपको ये नहीं एनालॉगी समझना है, बट सिंपली ये नहीं कि ये भी एक चैनल पाइप हो गया, पाइप नहीं है, चैनल आपका पाइप नहीं होता है, बट इट कैन बी फॉर द टाइम बीइंग इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए पाइप। सो आप जो है ये पाइप जो आपका चैनल है, इसमें बिट्स से इसे फुल कर दीजिए। दैट मीन्स दिस चैनल विल ऑलवेज बी फिल्ड विथ बिट्स, हमेशा। ये अज्यूम कर लीजिए बिट्स हैं, तो ये कितनी बिट्स होंगी इसमें, ये आपको पता लगाना है। सो ये जो सेक्शन है, ये एक साथ जो बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, ये एक साथ कितनी बिट्स आप चैनल में रख सकते हो, ये हो गया वो आपका बैंडविड्थ। एक साथ कितनी बिट्स एक पर्टिकुलर टाइम में एंटर हो सकती हैं, तो दैट इज बैंडविड्थ। एंड कितनी बिट्स रह सकती हैं इसमें एक साथ, ओके। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक गेट है जिसमें ह्यूमंस एक साथ 2 ह्यूमंस एंटर कर सकते हैं, और 2 से ज़्यादा नहीं, गेट इतना चौड़ा नहीं है, तो 1 पर्सन 2 पर्सन। और ये जो पाइप है, उस जितना गेट है उसी हिसाब से पाइप का वॉल्यूम है, तो 2 पर्सन यहाँ रह सकते हैं, 2 पर्सन यहाँ रह सकते हैं, तो टोटल कितने पर्सन हो गए ऐसे। तो बिट्स को आप पर्सन की तरह भी समझ सकते हो, या ये कहिए यहाँ 2 ही बिट्स एंटर कर सकती हैं, 2 बिट्स यहाँ रहेंगी, 2 बिट्स यहाँ रहेंगी, 2 बिट्स यहाँ रहेंगी, थोड़ा सा गैप भी रहेगा। तो टोटल कितनी इसमें बिट्स रहेंगी, तो वो बिट्स को कैसे काउंट करोगे, ये जो कितनी बिट्स यहाँ हो सकती हैं ये होता है आपका बैंडविड्थ, और ये जो कितने बिट्स ऐसे में आ सकती हैं वो हो गया आपका डिले, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से बिट्स को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, और उसके बाद बिट्स बाहर हो जाएगी, सम टाइम लगेगा, ये बिट्स आपकी ट्रैवल करेंगी आगे और फिर यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सो जो डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, दैट विल गाइड यू कि आप कितना पैकेट डेटा ट्रांसमिशन इसमें एक साथ कर सकते हैं चैनल के थ्रू। सो जनरली हम इतना बिट्स मैक्सिमम ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, और आइडिया होता है कि कीप द पाइप ऑलवेज फिल। जनरली कई बार हम ये भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, कीप द पाइप ऑलवेज फुल। सो वो डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट से आता है, ओके। सो हम एक बार में डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट के बराबर डेटा पाइप में चाहते हैं, इतना पैकेट में डेटा फुल रहे। तो डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट के बराबर जो भी पैकेट आप भेजेंगे, तो चैनल का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा। 100% नहीं रहेगा, बट यू कैन गेट द मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन। हालांकि हमेशा हम डिले इनटू बैंडविड्थ के बराबर पैकेट नहीं भेज सकते, क्योंकि कई बार बड़ा पैकेट आप भेजोगे तो क्या होगा कि उसमें एरर आ जाती है और आपको रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम जो पैकेट साइज है वो आपके डिले इनटू बैंडविड्थ के बराबर हो सकता है, क्योंकि आप एक बार में एक पैकेट ट्रांसमिट करते हो और पैकेट का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि ये पूरे केबल को ऑक्यूपाई कर ले।
सो ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ओके, सो अब हम आते हैं कि टीसीपी क्या करता है। सो टीसीपी एक्चुअली जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है वो है आपका स्लाइडिंग विंडो ARQ। ओके, सो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट अब आप देखेंगे कि इससे मिलता जुलता है, बस सिर्फ इतना क्या होगा कि जैसे ये डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या करता था, ये जो स्टॉप एंड वेट था ये एक ही पैकेट का ट्रांसमिशन अलाउ करता था। नाउ यू कैन ट्रांसमिट मल्टीपल पैकेट्स बिना एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किए। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि सेंडर कैन सेंड मल्टीपल पैकेट्स without waiting for an acknowledgement। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग, पहले स्टॉप एंड वेट में क्या था, एक ही पैकेट भेजने की परमिशन थी और आप एक पैकेट भेज देंगे तो फिर आप अगला नहीं भेज सकते जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। सो यहाँ पे हम क्या करें, सेंडर कैन सेंड लेट से n पैकेट्स आप भेज सकते हो, आपके पास परमिशन है, यू कैन सेंड n पैकेट्स विदाउट वेटिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट। आपको एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सेंड n पैकेट्स। नाउ ये n की वैल्यू क्या कहलाती है, सो दिस n इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस n नीड टू बी डिटरमाइंड। हाँ, सो ये n की वैल्यू डिपेंड करती है रिसीवर के ऊपर। सो एक्चुअली इसमें रिसीवर क्या करता है, n एक्चुअली क्या कहलाता है, सो देयर इज ए पैरामीटर, आई विल नॉट यूज n फर्दर, आई विल यूज receiver window size। so parameter you can use any, 1 minute, who is writing anything, the screen is not displaying, अभी तो डिस्प्ले हो रहा था, अब इससे पहले नहीं हो रहा था क्या? सर डिस्प्ले हो रहा है। And somebody, Himanshu is saying screen is not displaying। उस समय नहीं हो रहा था सर, अभी हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो और नाउ इसमें जो मल्टीपल पैकेट ट्रांसमिशन करना है, सेंडर को जो परमिशन मिली है, तो सेंडर कितने पैकेट ट्रांसमिट कर सकता है एक साथ, ये गाइड किया जाता है रिसीवर के द्वारा। और रिसीवर कैसे गाइड करता है, किस बेस पर गाइड करता है, तो रिसीवर गाइड करता है उसके बफर साइज के बेस पर। सो रिसीवर हैव ए बफर साइज, आपको मालूम है ना कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो प्रोसेस हैव बफर साइज। सो रिसीवर कितने पैकेट्स बफर कर सकता है अपने पास, उसके बेस पर वो एक साइज अलाउ करता है, पैकेट नंबर ऑफ पैकेट्स की वो परमिशन देता है कि आप इतने पैकेट भेज सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसीवर विंडो साइज। ठीक है, तो जब ट्रांसमीटर और रिसीवर जो ना जब कनेक्शन सेटअप करते हैं, हम टीसीपी में आएंगे कनेक्शन सेटअप प्रोसेस में, तो रिसीवर उस सेटअप के दौरान बताता है एक विंडो साइज। ठीक है, तो रिसीवर विल कम्युनिकेट कि यू कैन सेंड दिस मच अमाउंट ऑफ पैकेट्स विदाउट वेटिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इतना उसके पास बफर है। सो हो सकता है रिसीवर का विंडो साइज 10 हो, रिसीवर ने विंडो साइज 10 बताया। सो 10 का मतलब क्या है कि ट्रांसमीटर अब जो है ना 10 पैकेट बिना रिसीवर का इंतजार किए हुए सीधे भेज सकता है रिसीवर के पास, लेकिन 10 के बाद अगले पैकेट्स वो नहीं भेज सकता। ओके, सो विंडो साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिसीवर ने एक विंडो साइज कम्युनिकेट कर दिया। नाउ जैसे मैंने बताया पैकेट्स को जो है एक सीरियल नंबर भी देना पड़ेगा। पैकेट्स विल बी गिवन ए सीक्वेंस नंबर। क्यों, आप देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि सीक्वेंस नंबर की क्यों जरूरत है। स्टॉप एंड वेट में भी आपने देखा था कि अदरवाइज पैकेट्स में कंफ्यूजन अराइज होगा। सो ईच पैकेट विल बी गिवन ए, और फिर रीट्रांसमिशन के लिए भी जरूरी है कि इस रिसीवर जब तक सीरियल नंबर नहीं बताएगा तो आप कैसे किसी पैकेट को रीट्रांसमिशन करेंगे। सो पैकेट विल बी गिवन ए सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सो अगर आपका विंडो साइज
10 है। सो कुछ इस तरीके से ट्रांसमिशन होगा। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या है। ये सेंडर है और ये सपोज रिसीवर है, एंड लेट्स अज्यूम विंडो साइजेस हम 6 ले लेते हैं। ओके, सो जो इस केस में जो सीरियल नंबर है वो विंडो साइज से कनेक्टेड होता है, और विंडो साइज अगर आएंगे कि वो जो विंडो साइज में एक्चुअली एक बाद में एक इशू आता है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उस इशू के साथ भी उस पर डिस्कस करना नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो जो विंडो साइज है that will be communicated by sender. Now each packet will have a sequence number. So suppose that आपका जो पैकेट है उसमें k बिट का हम सीक्वेंस नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। Each packet will have a सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर आप जानते हैं क्यों जरूरी है, ओके। सीक्वेंस नंबर है, तो लेट्स से वो k बिट का है, तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर के 0 से 1 2 एंड सो ऑन 2 की पावर k -1, ये जो सीक्वेंस नंबर्स की रेंज रहेगी, ठीक है। विंडो साइज जनरली इससे इस सीक्वेंस के से नंबर मैक्सिमम जो सीक्वेंस नंबर है उससे कम होता है, ओके। जो विंडो साइज होगा आपका, ये जो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर है इनसे कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा रखोगे या बराबर रखोगे तो कन्फ्यूजन होगा, एक कम एटलीस्ट होता है मैक्सिमम सीक्वेंस से, एक कम। एंड वो डिपेंड करता है, हम गो बैक एंड और 2 प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे इसमें, वेरिएंट स्लाइडिंग विंडो के, तब आपको समझ में आएगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो नाउ सपोज दैट विंडो साइज जो ना इन दोनों के बीच में सेंडर और रिसीवर है, दे दैट डिसाइडेड ए विंडो साइज ऑफ, लेट्स से छोटा नंबर ले लेते हैं, सो हमें थोड़ा सा काम करने में सहूलियत रहेगी। 4 विंडो साइज मैंने ले लिया, अज्यूम कर लेते हैं दोनों के बीच में। सो रिसीवर ने विंडो साइज बताया 4, सो दैट मीन्स 4 विंडो साइज का मतलब क्या हो गया, सेंडर कैन ओनली सेंड 4 पैकेट विदाउट वेटिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट। नाउ इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इस लाइन को कई मीनिंग्स हैं, आप इसको ठीक से समझिएगा। सो नाउ मान लेते हैं मेरे पास जो सीक्वेंस नंबर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड चलिए 4 हम नहीं लेते हैं सीक्वेंस नंबर, और फिर रिपीट होते रहेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 0 1, ऐसे सीरियल नंबर्स रहेंगे पैकेट्स के। तो सबसे पहले सेंडर ने क्या किया, सेंडर कितने पैकेट्स भेज सकता है एक साथ, सो सबसे पहले सेंडर ने क्या किया, पैकेट नंबर 0 भेज दिया। सो आई एम जस्ट राइटिंग PG और यहाँ 0 सीक्वेंस नंबर लिख दिया, या D लिख देते हैं, D विल बी बेटर फॉर डेटा। तो 0 पैकेट वाला सीरियल नंबर वाला पैकेट चला गया, ओके। सो नाउ अब विंडो साइज कितना रह जाएगा, करंट विंडो साइज। सो यहाँ पर 2 विंडो और होती हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, एक तो हो गया जो इनिशियल विंडो साइज कम्युनिकेट किया, दैट इज द विंडो साइज। नाउ करंट विंडो क्या है कि नाउ सेंडर ने एक पैकेट भेज दिया है, ओके, एंड रिसीवर ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, सपोज दैट। तो अब सेंडर कितने पैकेट्स और भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किए हुए, 3 और, ठीक है ना। इट कैन सेंड 3 मोर पैकेट। सो वो जो पैकेट है वो सेंडर के पास अगर है, जरूरी नहीं है कि आपने विंडो साइज 4 फिक्स कर दिया तो सेंडर हमेशा 4 ही पैकेट भेजेगा।
समटाइम्स क्या होता है, सेंडर के पास जितना डेटा होगा वो उतना ही तो डेटा भेजेगा। अभी उसके पास मान लीजिए एक ही पैकेट का डेटा था तो उसने भेज दिया। हाँ, अगर 4 पैकेट का डेटा था तो सेंडर कैन सेंड, so sender can only send 1 पैकेट, sender can send 2 पैकेट्स एक साथ भेज सकता है, या 3 पैकेट एक साथ भेज सकता है, या मैक्सिमम 4 पैकेट भेज सकता है। अगर उसने 4 पैकेट भेज दिए तो अब वो आगे फर्दर पैकेट नहीं भेज सकता। तो सर मतलब अगर यहाँ पे 10 अगर मेरा रहता, यानी तो मैक्सिमम 10 पैकेट रहता तो वो एक साथ 10 को नहीं भेज सकता था। 10 पैकेट भी भेज सकता है एक साथ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं भेजेगा। अब अगला पैकेट तभी जाएगा जब वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ये है कहने का मतलब। सो विंडो साइज का मतलब होता है कि इतने आउटस्टैंडिंग अनएक्नॉलेज पैकेट हो सकते हैं। ये प्रोटोकॉल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस के साथ और कंसंट्रेट करके समझना है। सो मैं थोड़ा इसमें टाइम लूँगा, क्योंकि अगर हम इसे को फिर से रीस्टार्ट करेंगे देन वी विल मिस द फ्लो। कोई क्लास तो नहीं है ना अभी इसके बाद आपकी? नो सर। ओके ग्रेट। सो सेंडर ने सपोज एक पैकेट उसके पास था, उसने भेज दिया, एक और पैकेट आया सेंडर के पास, सेंडर कैन सेंड 1 मोर पैकेट, D1 भी भेज दिया। D1 का मतलब पैकेट विद सीरियल नंबर 1। देन सेंडर कैन ऑल्सो सेंड another packet, let's say packet with serial number 2, and then 1 more packet can also it send, D with pack serial number 3। ओके, नाउ अब जैसे ही इसने 4 पैकेट भेज दिए, सेंडर विल ऑटोमेटिकली गेट चोक्ड। ओके, सो यहाँ पर रिसीवर के हाथ में कमांड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, रिसीवर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो नाउ रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर के पास भी बफर है एक, रिसीवर ऑल्सो हैव इट्स बफर। सो रिसीवर के पास कौन कौन से पैकेट्स रिसीव्ड है? 0 इट हैव रिसीव्ड, इट हैव रिसीव्ड 1, इट हैव रिसीव्ड 2, इट हैव रिसीव्ड पैकेट नंबर 3। ठीक है, नाउ अब एक्चुअली मैं यहाँ पर जाके जानबूझ के कुछ इंडेक्स से ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 1 2 3, फिर आएगा सीरियल नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 2 है, ऐसे सीरियल नंबर रहेंगे। नाउ सेंडर ने जब 0 पैकेट भेजा, मान अज्यूम कर लीजिए पैकेट 0 हैज बीन ट्रांसमिटेड, आपको मालूम है विंडो साइज कितना है 4। सो जब पैकेट जब 0 भेजा तो पैकेट सेंडर कौन कौन से पैकेट और भेज सकता है? 1 2 3, तो हम इसे बोलेंगे करंट विंडो। ओके, सो करंट विंडो इंडिकेट करती है, ये मैं बॉक्स से ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट विंडो ड्रॉ कर रही है कि सेंडर कैन सेंड पैकेट विद सीरियल नंबर 1, पैकेट विद सीरियल नंबर 2, पैकेट विद सीरियल नंबर 3। ओके, जब इसने ये भी भेज दिया तो ये विंडो, ये जो ना यहाँ से होकर के ये छोटी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, दैट मीन सेंडर कैन सेंड 2 मोर विंडो। तो सेंडर के पास एक विंडो मेंटेन होती है जिसे बोलते हैं करंट विंडो। करंट विंडो इंडिकेट करती है कि सेंडर कितने पैकेट्स और भेज सकता है। ठीक है, करंट विंडो क्या इंडिकेट करती है? हाउ मच मैनी पैकेट्स सेंडर कैन सेंड मोर। सो इसको वो वेरिएबल्स के थ्रू मेंटेन करता है, वेरिएबल्स भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अभी थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली समझ लीजिए कि करंट विंडो का मतलब क्या है। करंट विंडो का मतलब है, करंट विंडो साइज इंडिकेट करता है सेंडर साइड पे, सेंडर का अपना जो करंट विंडो साइज है वो इंडिकेट करता है कि सेंडर और कितने पैकेट भेज सकता है। अगर इसका साइज 0 हो गया, इसका मतलब सेंडर जितने पैकेट्स अलाउड थे उतने भेज चुका है, अब फर्दर नहीं भेज सकता। ओके, तो इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ द करंट विंडो एट द सेंडर साइड। सेंडर साइड करंट विंडो श्रिंक हो रही है, और ये स्लाइड भी हो रही है। स्लाइड कैसे हो रही है कि ये जब जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तब ये स्लाइड होगी, देखिए कैसे। सो अज्यूम कर रही है कि सेंडर ने 4 पैकेट्स भेजे और रिसीवर ने क्या किया, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या भेजा, AC के लेट्स से 2। सो AC के 2 का मतलब क्या हुआ, AC के 2 का मतलब हुआ सेंडर इज सेइंग दैट आई हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड पैकेट नंबर 0 एंड पैकेट नंबर 1। सो 2 पैकेट जो है ना इसने एक्नॉलेज कर दिए सेंडर ने।
ओके, सो सेंडर ने जैसे ही 2 पैकेट एक्नॉलेज किए, चूँकि अब मैं इस डायग्राम को, इस ब्लॉक को हटा रहा हूँ, चूँकि आप मान के चल रहे हैं हमने 4 पैकेट भेज दिए हैं, तो सेंडर साइड विंडो जो है ना एम्प्टी हो गई है, किसी भी इंडेक्स को कवर नहीं कर रही है, 0 हो गया है विंडो साइज। दैट मीन्स विंडो श्रिंक होकर के 0 हो गई। अब जब विंडो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा विंडो एक्सपेंड होगी सेंडर साइड। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि नाउ सेंडर को अब पता चल गया है कि नाउ आई कैन सेंड 2 मोर पैकेट। ठीक है, 2 मोर पैकेट मतलब नाउ जो विंडो है आपकी वो इन दोनों पैकेट्स को इंक्लूड कर लेगी, सेंडर साइड की विंडो। सो ये रहेगी ऐसे, यहाँ फोकस रहेगा। दैट मीन्स these are the packets that have been sent but no acknowledgement has been received। और करंट विंडो साइज कितना है, आपने ये 2 पैकेट्स नहीं भेजे हैं, सो यू कैन सेंड दीज 2 मोर पैकेट्स। ये ध्यान रखना, ये दोनों पैकेट्स भेज चुके हो आप। तो जो करंट विंडो साइज है वो कितना रहेगा, 2। सो करंट विंडो साइज बताता है कि सेंडर कितने पैकेट्स और भेज सकता है। ठीक है, अगर करंट विंडो साइज 0 हो गया इसका मतलब सेंडर कैन नॉट सेंड मोर पैकेट। सेंडर विंडो साइज 1 हो गया, करंट विंडो साइज 1 है, इसका मतलब सेंडर कैन सेंड 1 पैकेट। करंट विंडो साइज सेंडर साइड पर 2 है, इसका मतलब सेंडर कैन सेंड 2 पैकेट्स। ठीक है, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है सेंडर का करंट विंडो का, तो रिसीवर ने जो विंडो साइज कम्युनिकेट किया है उतना, दैट मीन्स 4। मिनिमम साइज कितना होगा, ओबियसली 0। ओके, सो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर विंडो श्रिंक करती है। श्रिंक कब करती है विंडो, जब आप एक पैकेट भेज देते हैं। सेंडर एक पैकेट सेंड कर देता है तो सेंडर साइड विंडो श्रिंक कर जाती है। सेंडर अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है तो विंडो एक्सपेंड हो जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ विंडोज हैपन्स। नाउ एक और टर्म आती है यहाँ पर, स्लाइडिंग टर्म। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को हम स्लाइडिंग विंडो क्यों कहते हैं, तो इसमें एक्चुअली विंडो स्लाइड भी करती है। सो विंडो स्लाइड करने का मतलब ये है, लेट मी एक्सप्लेन। सो सपोज ये सीरियल नंबर है आपके 0 1 2 3 10 0 1, क्योंकि सीक्वेंस नंबर रिपीट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ध्यान रखना। 2 3 ऐसे सीरियल नंबर्स हैं। सो मान लीजिए सेंडर ने पहले क्या किया कि 2 पैकेट्स भेजे हुए थे, ये वाले दोनों। ठीक है, सो करंट विंडो साइज क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट मीन्स दीज 2 पैकेट्स कैन ऑल्सो बी सेंड। सो सेंडर ने अब अज्यूम कर लीजिए कि 2 पैकेट भेजे, फिर 1 पैकेट और भेज दिया। तो सेंडर के पास अब जो है ना 3 पैकेट्स ये अनएक्नॉलेज्ड हैं, तीनों पैकेट्स भेज दिए। ओके, सेंडर कैन ऑल्सो सेंड दिस पैकेट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए ये भी पैकेट भेज दिया, तो ये चारों पैकेट चले गए। सो अभी जो करंट विंडो है कौन कौन से पैकेट्स को इंडिकेट कर रही है, 0 1 2 3 ये। नाउ मान लीजिए रिसीविंग साइड से एक्नॉलेजमेंट आ गया 2 पैकेट्स का। ठीक है, 0 और 1 का। ओके, सो 0 और 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो अब क्या होगा, नया जो विंडो का शेप बनेगा सेंडर साइड, ये डायग्रामेटिकली ये ध्यान रखना बस, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे बॉक्सेस नहीं बनते हैं रिसीवर साइड पर। 3 2 1 0। सो आप कह सकते हैं जैसे ये 2 पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट आ गया, इन दोनों का ये एक्नॉलेज हो गए। सो अब आपकी विंडो किन को टारगेट करेगी, ये दोनों पैकेट्स बाहर हो गए। अब आपके विंडो के फोकस में आ गए 2 और पैकेट, 3 था तो ये दोनों और आ गए। सो दैट मीन्स ये यहाँ विंडो ऐसे मार्क हो जाएगी। फिर मान लीजिए ये इसका भी आ गया, तो विंडोज मूव करके आ जाएगी ऐसे, इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो इन 4 पैकेट्स पर फोकस हो जाएगा। दैट मीन्स ये 4 पैकेट कैन भेजे जा सकते हैं। 2 1 0 ये एक्नॉलेज्ड हो गए। ओके, सो आप देख रहे हैं विंडो जो ना स्लाइड करती चली जाती है अगले सीक्वेंस नंबर्स के ऊपर। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोटोकॉल इज नाउन एज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो विंडो है इसमें जो फोकस होता है विंडो का, ये इंडिकेट करता है, इसमें जैसे ये चारों पर है तो इसका मतलब ये है कि ये 4 पैकेट्स वो हैं जो या तो सेंड कर दिए गए हैं या सेंड किए जा सकते हैं। सो विंडो स्लाइड कब करती है, जब आपको सेंडर साइड पर एक्नॉलेजमेंट मिलता है। अब नाउ रिसीवर साइड पर भी ऐसे ही विंडो होती है सीक्वेंस नंबर्स की। सो लेट्स रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू पर हम देखें रिसीवर साइड क्या होता है।
रिसीवर भी साइड ऐसे ही सीक्वेंस नंबर्स देखने को मिलेंगे 0 1 2 3 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 0 देन 1 देन 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ करेंटली मान लीजिए रिसीवर का जो बफर है, रिसीवर के बफर में ये उसने 2 पैकेट से रिसीव कर लिए। ठीक है, ये 2 पैकेट रिसीवर को मिले हुए हैं। ओके, नाउ रिसीवर साइड पर विंडो साइज कितना है? रिसीवर साइड पर भी विंडो एक चेंज होती है, करंट विंडो साइज। तो रिसीवर को अगर 2 पैकेट्स मिल गए, सपोज दैट 0 एंड 1, तो रिसीवर इंडिकेट करेगा कि इट कैन ओनली रिसीव दीज 2 पैकेट्स। अगर रिसीवर को 2 पैकेट्स मिल गए तो रिसीवर 2 पैकेट और मिल सकते हैं। सो ये जो विंडो है ये इंडिकेट करती है कि 0 1 मिल गए तो देन 2 और 3 और रिसीव कर सकता है। सो अगर पैकेट सेंडर से 2 आता है, 3 आता है तो रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो सेंडर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो मान लेता है कि गैप है ये। ओके, सो अब जैसे ही रिसीवर ने, मान लीजिए ये रिसीवर की विंडो में करंट पैकेट हैं जो उसे रिसीव हुए हैं 0 1 2 3। ओके, सो रिसीवर ने मान लीजिए पैकेट 0 को सक्सेसफुली प्रोसेस करके एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये जो विंडो है ये स्लाइड करके यहाँ से ये वाले पैकेट्स पर आ जाएगी। दैट मीन्स 1 2 3 0। फिर मान लीजिए इसने 1 को भी एक्नॉलेज कर दिया, तो अब विंडोज स्लाइड होकर के इस पर आ जाएगी। एंड देन मान लीजिए 2 और 3 रिसीव किए तो और इन दोनों को भी एक्नॉलेज कर दिया, तो 2 पैकेट एक्नॉलेज किया तो विंडो 2 पैकेट्स और आगे एक्सपेंड होकर के चली जाएगी। ओके, सो रिसीवर साइड जो विंडो है ये भी स्लाइड होती है, और ये रिसीवर साइड विंडो स्लाइड कब होती है? जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। सो विंडो स्लाइड्स एट द रिसीवर साइड विंडो स्लाइड्स एट रिसीवर RX लिख रहा हूँ मैं, व्हेन इट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट। ओके, नाउ ये तो हो गई स्लाइडिंग की बात। नाउ रिसीवर साइड भी विंडो श्रिंक और ग्रो करती है। सो करंट विंडो जो है ना वो श्रिंक करती है और ग्रो करती है। श्रिंक करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए रिसीवर 0 1 2 3 0 1 2 3, रिसीवर ने शुरू में कोई भी पैकेट रिसीवर को नहीं मिला है, तो रिसीवर की जो विंडो है इन तीनों चारों पैकेट्स को मार्क करके रखे हुए हैं। तो करंट विंडो साइज रिसीवर पर क्या होगा? 4, और उसमें मतलब ये रिसीवर इज इंडिकेटिंग दैट 0 1 2 3 ये 4 पैकेट्स रिसीव कर सकता है। ओके, लेकिन अब रिसीवर को 2 पैकेट रिसीव हो गए 0 एंड 1, तो रिसीवर की करंट विंडो साइज क्या हो जाएगी? घट करके 2 हो जाएगी, और करंट विंडो की इंडिकेट करेगी कि इट कैन ओनली रिसीव दीज 2 पैकेट्स। ओके, एक और पैकेट मिल गया तो विंडो श्रिंक हो जाएगी फिर से, और क्योंकि अब रिसीवर कैन ओनली एक्सेप्ट 3, और 3 भी मिल गया तो रिसीवर की जो विंडो साइज है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब रिसीवर और कोई पैकेट नहीं ले सकता है। तो रिसीवर पर जो करंट विंडो है वो श्रिंक कब करती है? जब उसे सेंडर से पैकेट मिलते जाते हैं तो वो श्रिंक करते जाती है। ओके, एंड अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो अगर मान लीजिए रिसीवर ने 0 पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो रिसीवर का करंट विंडो साइज हो जाएगा 1, क्योंकि 1 2 3 तो उसके पास है ही, रिसीवर कैन टेक दिस पैकेट ऑल्सो। अगर सेंडर 0 सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट भेजता है तो वो इसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेंडर ने 1 के लिए भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, सॉरी रिसीवर ने 1 के लिए भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, नाउ रिसीवर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दिस पैकेट। ठीक है, देन अगर मान लीजिए 2 के लिए भी भेज दिया, देन रिसीवर कैन एक्सेप्ट दिस पैकेट। सो रिसीवर पर क्या होता है, जो विंडो श्रिंक कब करती है? जब रिसीवर को एक पैकेट रिसीव सेंडर से मिलता है, और जब रिसीवर पर विंडो साइज ग्रो कैसे करती है? करंट विंडो साइज ग्रो कब करता है? जब रिसीवर कोई पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ओके, सो ये जो करंट विंडो साइज है इनकी मदद से रिसीवर्स जो है ना और सेंडर एक दूसरे के साथ ट्रैक करके रखते हैं कि आपने कौन सा पैकेट भेज दिया है, कौन सा पैकेट नहीं भेजा है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो नाउ लेट मी शो ये डायग्राम। बुक में एक डायग्राम है आपके में, तो उसके बेस पर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब ये चीज़ हम वेरिएबल्स के थ्रू कैसे करते हैं, ये तो था एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एक्चुअली ये कैसे होता है, हाउ TCP प्रोटोकॉल डज दिस। सो उसके लिए ज़रूरी है समय समझना कि कौन कौन से वेरिएबल्स या मेंटेन होते हैं। सो लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ
TCP ये 1 मिनट